हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। और इसके अंतर्गत हम लोग साथियों पढ़ेंगे 2016 का पेपर जो पूछा गया है। 2016 में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बहुविकल्पी पूछा जाता है, तो आइए 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी सोल्व करते हैं। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, हिंदी में स्वर होते हैं। विकल्प अ दिए गए हैं 10, विकल्प ब है 11, विकल्प स है 9 और विकल्प द है 14। तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल 11 होते हैं। अंग अह नहीं होता है, अगर अंग अह जोड़ दिया जाएगा तो 13 हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। विकल्प अ है काकल, विकल्प ब है कंठ, विकल्प स है दंत, विकल्प द है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। विकल्प अ है मनुष्य के मुख से निकली श्वास का, विकल्प ब है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, विकल्प स है मानव के मुख से निकली चीख का, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। अगला है प्रश्न संख्या 4। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। विकल्प अ है वृत्ताकार, विकल्प ब है अवृत्ताकार स्वर, विकल्प स है अ और ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों स सही हो जाएगा, अ व ब दोनों। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं साथियों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार जो स्वर होता है, जैसे कि मान लेते हैं उ, ऊ, ओ, औ, अंग, ये जो है वृत्ताकार स्वर हैं। और अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई, ऐ। ठीक है, ये स्वर आते हैं। आगे प्रश्न संख्या 5 है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। ठीक है, विकल्प अ है 2 भागों में, विकल्प ब है 3 भागों में, विकल्प स है 4 भागों में, विकल्प द दिए गए हैं 5 भागों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 3 भागों में सही हो जाएगा, तो विकल्प ब है। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 भाग? तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, दूसरा जो है ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, तीसरा जो है अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होती है। विकल्प अ है स्वर तंत्री में कंपन से, विकल्प ब है श्वास की मात्रा से, विकल्प स है जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है, तो दंत व्यंजन है, बताइएगा इसमें से कौन सा है? विकल्प अ है न,
विकल्प ब है क, विकल्प स है च, विकल्प द है ड। तो राइट आंसर जो है ना सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प अ जो है सही हो जाएगा। दंत्य व्यंजन जो है न है। जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है उसे दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो जीभ होता है वह जो है ओठ से टकराएगा साथियों तो उसे दंत व्यंजन कहेंगे। जैसे ता, देख रहे हैं जीभ जो है ता पर जाकर के टच कर रही है। ठीक, मतलब दांत पर टच कर रही है जीभ। और थ, द, ध, न, तो ये सभी जो है दंत व्यंजन है। ठीक है, अर्थात ता वर्ग जितने भी हैं दंत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। विकल्प अ है अल्प विराम का, विकल्प ब है अर्ध विराम का, विकल्प स है पूर्ण विराम का और विकल्प द है विस्मयादि बोधक का। तो इसका राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक का। आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, शोक हो गया, उत्साह हो गया, ये सभी जो है व्यक्त करने में विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी जो है क्या है, विस्मयादि बोधक है। जैसे हर्ष हो गया, खुशी हो गई, ठीक है, शोक हो गया, तो ये सभी जो है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ढ वर्ण का ढ वर्ण किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो जो ढ वर्ग है साथियों ट वर्ग में आएगा। ट, ठ, ढ, ढ, अड़। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ट वर्ग मूर्धन्य होता है। ठीक है, जिसको मूर्धा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 13 संख्या है। 13 जो है वो कौन सी संख्या है। विकल्प आ है सम, विकल्प ब है विषम, विकल्प स है उपरोक्त दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो 13 जानते ही साथियों विषम संख्या होती है। ठीक है, और विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से न कटे वही विषम संख्या हो जाती है। जैसे मान लेते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये संख्या देखिए 2 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अवरोही क्रम है। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो अवरोही पूछा गया है, तो देखिएगा कि इसमें कौन सा है जो इस प्रकार के क्रमांक आते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में। तो देखिएगा ये 11 है, 11 में से 1 कम हुआ, 2 कम हुआ 9 हो गया, 9 में से फिर 2 कम हो गया 7 हो गया, फिर 2 कम हुआ तो 5 हो गया, फिर यहाँ पर 3 कम हुआ तो 2 हो गया। तो राइट आंसर इसका यही सही हो जाएगा, क्योंकि लगातार कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, बाकी इसमें देखेंगे 2 के बाद 5 हो गया, बढ़ गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9, ये तो बढ़ते हुए क्रम में हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए सही हो जाएगा, विकल्प अ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिए गए हैं, भाग की संक्रियाएं होती हैं। विकल्प अ है भाज्य, विकल्प ब है भाजक, विकल्प स है भागफल और विकल्प द दिए गए हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, जैसे कि जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 13, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। विकल्प है पठन, विकल्प ब है लेखन, विकल्प स है व्याकरण, विकल्प द है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो उपरोक्त सभी है, क्योंकि भाषा शिक्षण के पक्ष पूछा गया है तो पठन भी होता है, लेखन भी होता है, व्याकरण भी होता है। तो यहाँ पर द जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भाषिक अज्ञानता संबंधित समस्या है। विकल्प अ है लिपि संबंध अज्ञानता, विकल्प ब है व्याकरण का
अपर्याप्त ज्ञान। विकल्प सा है सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव। विकल्प द है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, द विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लिपि संबंध अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव आदि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। ठीक है, कोई भी त्रुटियां, जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, विराम चिन्ह कहाँ पर आएगा, कहाँ नहीं आएगा, तो ये सभी जो है अगर कर रहे हैं तो वो जो है त्रुटियां हो जाएगी। ठीक है, भाषा में त्रुटियां, लेखन में त्रुटियां होने लगेगी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। 99 में दहाई है। ठीक है, तो जानते ही हैं ये इक्याई होता है इधर से, फिर इधर से दहाई होता है। तो दहाई है, दहाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1 हो जाएगा, दहाई का मतलब ठीक 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही हो जाएगा, अर्थात 9 सही हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक पूछा है तो 9 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। और अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है। लेखन का अर्थ बताइए। लेखन का अर्थ बताइए क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा लेखन लिख धातु से बना है जिसका अर्थ है लिखना। ठीक है, लेखन जो है लिख धातु से बना है और जिसका मतलब होता है लिखना। लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब जो आपके अंदर है, ठीक है, जिसको आपको व्यक्त करना है उसको लिख करके अपने विचारों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, यह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध और सुव्यवस्थित करने की कला है। ठीक है, शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करते हुए या लिखते हुए, ठीक है, सार्थक क्रम में लिखा जाता है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर जो बातें आ रही हैं उसको आप किसी पेपर कॉपी पर जब लिखेंगे, ठीक है, अपने विचारों को, तो उसे लिखित रूप बोला जाता है। ठीक, और उसको जितने अच्छे से संवारते हुए लिखेंगे, अच्छे से रचनात्मक करते हुए, उसी को जो है लिखित रचना कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 17 है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। ठीक है, व्यंजन की कितनी श्रेणियां, 3 श्रेणियां लिखना है। उच्चारण की दृष्टि से पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख के किसी अंग का स्पर्श होता है। ठीक है, मुख जो है वह किसी न किसी अंग से स्पर्श होता है तो उसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 25 है। ठीक है, अब कौन कौन से 25 होते हैं जानते हैं, क से लेकर के म तक टोटल 5 वर्ग होते हैं और 5 में 5 5 अक्षर होते हैं, तो 5 5 25, तो ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे क से लेकर के म तक। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के मध्य जो होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और यह संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, य, र, ल, व। ठीक है, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म ऊष्म वायु निकलती है उसे स, स, श, ह, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखना है, तो आइए उत्तर में लिखते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है,
अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजन के गुण पाए जाते हैं। अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं जानते हैं? जिनका नामकरण हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी ने किया था। ठीक है, ये याद करने का नहीं है ज्यादा, ठीक है, कि किसने क्या कहा था क्या नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। बाकी मेन इम्पोर्टेंट यही है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई अक्षर लिखा गया है, कोई अक्षर लिखे हैं, तो वहां पर हल्का सा यहाँ बिंदी हो जाता है, तो इसे जो है अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो इसी के ऊपर जो है चंद्र बिंदु, मतलब चंद्रमा की तरह जो है बना दिया जाता है, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग जो है किसी के आगे जो है 2 बिंदी लगा दिया जाता है, तो विसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये तीनों जो है अयोगवाह होते हैं। और यहाँ पर साथियों हमने देखा पीछे अभी जो है 11 स्वर पढ़ा हुआ था और अंग अ को छोड़ दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब विकारी शब्द वे होते हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाता है रूप। ठीक है, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, वचन के आधार पर हो जाएगा, काल के आधार पर हो जाएगा, नहीं तो कारक के आधार पर बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है लड़का, लड़के, लड़कों, ये सभी संज्ञा हो जाएगा। मैं, मुझे, मुझको, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर देखिए आ जाएगा ये। जैसे राम अगर संज्ञा हो जाएगा, राम की जगह पर आप वे भी बोल सकते हैं। वे बोल देंगे तो ये देखिए परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ? परिवर्तन हो गया ना, तो इसी को क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और अविकारी किसके कहते हैं वो भी जान लीजिए। वहां पर जो है लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जो है परिवर्तित ही नहीं होगा। जब परिवर्तित नहीं होगा तो उसे ही जो है क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर विकारी पढ़ रहे हैं, विकारी ध्यान दीजिएगा। तो मैं, मुझे, मुझको, सर्वनाम, ये भी चेंज हो जाएगा। नया, नई, नए विशेषण है। आय, आए, आई, आओ, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा ये। ठीक है, क्रिया विशेषण तो नहीं चेंज होगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, स्वर के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो स्व के आधार पर हिंदी ध्वनियां हैं, स्व नहीं, यहाँ पर स्वर हो जाएगा। स्वर के आधार पर हिंदी ध्वनियां अ, ई, उ, री, ये सभी जो हैं स्वर हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ह्रस्व स्वर होगा। ठीक है साथियों, ह्रस्व स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर के आधार पर ध्वनियों के नाम लिखना है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो जाएगा? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? आ, ई, उ, री, ये सभी आ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को दूसरे व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना चाहता है। ठीक है, क्या क्या? अपने भाव और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना चाहता है, मतलब जो भी बात कहें दूसरे तक अच्छे से समझ जाए, तब वह उच्चारण के समय कुछ वर्णों या शब्दों पर विशेष बल देता है। शब्द का अर्थ और उच्चारण स्पष्ट करने के लिए किसी वर्ण पर यह बल देना ही बलाघात कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई बात आपको किसी से बात करनी है और
फोकस के तौर पर कहनी है, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो उस चीज़ों को मेन इम्पोर्टेंट पर बल दिया जाता है। मान लीजिए पैसा ही मांगना होता है तो वहाँ पर जब सब कुछ बातें आसानी से रहेगी, जैसे ही पैसा वाला बात आएगा तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है बल दिया जाता है, हाँ चाहिए, ठीक है। जब मांगते हैं पैसा वैसा तब देखेंगे, ठीक है। तो उसे जो है जोड़ सकते हैं, वहां से बलाघात हो जाएगा। तो अतः भाव की अस्पष्टता के लिए बलाघात या स्वराघात की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 22 है, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से किए गए हैं? विकल्प विकल्प नहीं, विकल्प कहाँ आ गया साथियों। तो ये पहला जो दिया गया है ऑप्शन, अग्र स्वर दिया गया है। 3 होते हैं, कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे इ, ई, ए, ऐ, तो ये अग्र स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। और तीसरा है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जैसे उ, ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है। तो आइए हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक। मूर्धा में ट वर्ग भी आते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 24 है, ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए। तो आइए जानते हैं साथियों ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्म वायु निकलती है, मतलब हवा। जैसे जब आप अपने मुंह के पास हाथ को लगाइएगा और वहां पर जब बोलेंगे इन शब्दों को तो देखिएगा कुछ गर्म गर्म हवा आपको एहसास होगा, ठीक है। हथेली को पंजे पंजे की तरफ जो है उसको पीछे की तरफ से लगाइएगा तो ज्यादा आभास होगी आपको। जैसे बोलिएगा श, ख, श, ह, ठीक है। तो इसको बड़ा सा बोला जाता है, ठीक है। श, श, स, श, ठीक है। तो ये न कि ख, ये ख नहीं पढ़ा जाता है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25 है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण में आँख, हंसना, चाँद आदि। देखेंगे ऊपर जो है चंद्रबिंदु लगा रहा है सब में, सभी में, ठीक है। तो यही जो है अनुनासिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 26, हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, हलंत से अभिप्राय उस चिन्ह से है जो किसी अक्षर को आधा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हलंत को शब्द में अक्षर के नीचे लगाया जाता है, जैसे पश्चात। पश्चात में देखेंगे तो नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। त के नीचे हलंत लगा है, के नीचे हलंत लगता है, ठीक है। हलंत का मतलब क्या होता है जानते हैं? कोई स्वर को हटा देंगे किसी अक्षर से तो उसको स्वर को हटाने के लिए आप नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे अ आप लिखेंगे, अ आपने लिख दिया तो ये जो अ है ये पूरा स्वर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क लिख दिए तो क को लिखने के बाद इसमें अ भी आ रहा है, तो अ हटाने के लिए हमको नीचे हलंत लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है ये भी स्वर का रूप ले लिया है, मतलब इसमें स्वर हट गया है। अब ये, ठीक है, स्वर इसमें आ गया है, व्यंजन हट गया है एक प्रकार का, ठीक है।
तो इसमें मतलब स्वर हटा दिए गए हैं। स्वर हटाने के लिए आप नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे तो ये हट जाता है स्वर। आइए प्रश्न संख्या 27 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं लिखिए। तो आइए देखते हैं साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं, जिनमें 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन कौन होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 26 में 5 स्वर ही हो जाएगा तो बचा 21 व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जड तक के बीच में 5 कम कर दीजिएगा, व्यंजन हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 28 है, च वर्ग की ध्वनियां कितनी हैं? नाम लिखिए। ठीक है, तो च वर्ग की 5 ध्वनियां होती हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 29 है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, गुणा में 3 संक्रियाएं होती हैं, गुण्य, गुणक तथा गुणनफल। आगे बढ़ेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 30, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 का स्थानीय मान क्या होता है? 5 गुणे 1 कर देंगे तो 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 गुणे 10 कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा और 3 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा। तो वही जो है यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों। अब लघुत्तरी प्रश्न को 10 लघुत्तरी प्रश्न आते हैं और जानते ही हैं 2-2 नंबर का होता है। आइए प्रश्न संख्या 31 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। ठीक है, लिखते समय जो अशुद्धि होती है उसको कैसे दूर किया जाएगा उसी को बताना है। आइए साथियों समझते हैं। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है व्याकरण का समुचित ज्ञान। मतलब अगर आपको व्याकरण का ज्ञान, किसी को अगर व्याकरण का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो वह कोई ना कोई त्रुटियां कर देंगे, तो जो है लेखन में अशुद्धियां हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा है शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। ठीक है, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिख पाएंगे। हिंदी एक ऐसा विषय है साथियों, ठीक है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं तो बोलने में ही कमियां हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर छत्र बोला जाएगा या श बोला जाएगा, ये जो है का प्लस स होता है ना, का आधा का प्लस स होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? श, स, कक्षा, कक्षा, ये का और स बोला जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसको कक्षा बोला जाता है ना, ये कोई कोई कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं कक्षा होता है। ठीक है, तो ये जो है अगर जैसे बोलेंगे वैसा लिखेंगे तो शुद्ध अगर बोल रहे हैं तो शुद्ध लिख पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा है 12 खड़ी का अभ्यास। ठीक है, तो 12 खड़ी का अभ्यास जानते ही हैं, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, केकय, कोकव, कंका। ठीक है, बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े हैं सभी ना, तो ये हो जाएगा, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। चौथा दिए गए है वाचन अभ्यास। ठीक है, वाचन मतलब क्या होता है? जो बोलते हैं, ठीक है, उसका जो है अभ्यास होना चाहिए शुद्ध बोलने का। और पांचवा हो जाएगा शारीरिक उपचार। ठीक है, शारीरिक उपचार का मतलब है कि मुंह में कोई विकार है या क्योंकि तुतलाने लगते हैं, ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाती है। ठीक है, तो शारीरिक या हाथ में कोई परेशानी है, लिखने से संबंधित है तो हाथ में कोई परेशानी हो गई तो भी जो है त्रुटियां हो जाएगी, शुद्ध नहीं लिखा जाएगा। छठवां इसमें है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास।
ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा धीमे लिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्लो लिख रहे हैं तो क्या होगा, जब तेज लिखना पड़ेगा त्रुटियां हो जाएगी, गलती हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा तीव्र गति से लिखने के लिए। तो ये सभी जो है दूर कर सकते हैं इन सभी को आजमा करके, और इसको तो साथियों अपने मन से जो है हेडिंग डाल करके अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। सातवां है लिपि का समुचित ज्ञान। लिपि का ज्ञान होना चाहिए, दाएं से लिखना है बाएं से लिखना है, ठीक है। उर्दू में दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, और जो देवनागरी है उसको बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी होना चाहिए। शब्द पुस्तिका बनवाना चाहिए, बनवाना। और नौवां हो जाएगा अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान। 10वां हो जाएगा मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियां सुधारना। और 11 हो जाएगा व और ब की अशुद्धियां सुधारना, ठीक है। वह लिखा जाता है, ब लिखा जाता है कहीं कहीं पर। आगे प्रश्न संख्या नहीं, 12 नंबर है अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियां सुधारना, ठीक है। कहाँ पर अल्प प्राण है, कहाँ पर महाप्राण है, ये सभी जानकारी होना। अब आइए प्रश्न संख्या 32 लेते हैं। विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण दे करके समझाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं विधानवाचक क्या होता है और निषेधवाचक क्या होता है। आइए, विधानवाचक जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, सामान्य बात है, डेली सूर्य पश्चिम में अस्त हो रही है, ठीक है। तो ये विधि का विधान कह दीजिए, एक प्रकार के विधानवाचक है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, जो सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। ऐसा तो कहेंगे नहीं, सूर्य पूर्व पश्चिम से उगता है, ठीक है। आगे निषेधवाचक वाक्य क्या है, तो निषेध का मतलब ही जानते हैं, नकारात्मक हो जाएगा, मतलब मना कर दिया जाएगा वहां पर निषेध का मतलब। तो देखेंगे निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए वह प्रतिदिन योग नहीं करता है, तो यहाँ नहीं आ गया, निषेध हो गया। आगे प्रश्न संख्या 33 है ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है, ठीक है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है, उत्तर हो जाएगा ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा शुद्धता, ठीक है। शुद्धता बहुत जरूरी है बोलने के लिए, शुद्ध उच्चारण करने के लिए। तो यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। यदि ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिकृष्ट होना चाहिए, मतलब ये शुद्धता जो है बोलते समय अच्छे से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। सार्थकता होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड जोड़ दीजिए, ठीक है। सार्थक वर्ड जोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे इससे किसे कहते हैं सार्थकता को, तो वाणी सार्थक होनी चाहिए तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार या पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पता लगा बोल रहे हैं तो एक ही अक्षर बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही शब्द बार बार रिपीट कर रहे हैं, या ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिसका आगे पीछे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा अस्पष्टता। बोलने में अस्पष्टता आवश्यक है ताकि श्रोता उचित अर्थ ग्रहण कर सके, मतलब जो भी बोला जाए अगला आदमी भी समझ पाए और वो बोले तो आपको भी समझ में आए। चौथा है तरंगता। तरंगता क्या है, ध्वनि में आरोह अवरोह होना चाहिए जिससे स्वराघात और बलाघात माध्यम से अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। मतलब जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट हो कि ये बात बोली जा रही तो वहाँ पर आप अच्छे से थोड़ा सा स्वर ऊंचा कीजिए, मतलब उस पर जो है दबाव डालिए। और बलाघात, ठीक है, तो ये जो है होना जरूरी है, स्वराघात बलाघात। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34 स्वर के भेद
किन किन आधार पर किए गए हैं, एक एक उदाहरण दे करके समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। कौन कौन से आधार पर? तो पहला हो जाएगा उच्चारण के समय अर्थात मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर कौन कौन सा हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा और प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है जीव के प्रयोग के आधार पर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये स्वर के भेद देख रहे हैं। ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो जो मुख है वह जो खुलता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उसके आधार पर भी 3 होते हैं। कौन कौन से? विवृत, 3 नहीं 4 होंगे ना, क्योंकि विवृत, अर्धविवृत, अर्ध समविवृत और समविवृत। तो ये 4 होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 हो जाएंगे। ओष्ठ कृति के आधार पर, मतलब ओठ खुलने बैठने के बंद होने के आधार पर कितने स्वर होते हैं? तो 2 हो जाते हैं, एक वृत्ताकार स्वर, एक अवृत्ताकार स्वर। उच्चारण के समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो उच्चारण किया जाता है उसके आधार पर अगर स्वर देखा जाए तो 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री, तो इसमें कम समय लगा है। दीर्घ स्वर में क्या है? इस स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, दुगुना समय मान लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। और तीसरा प्लुत स्वर दिए गए हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, तो ये जो है ज्यादा समय लग रहा है प्लुत स्वर। आइए प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। गिनती सीखने गिनती सिखाने संबंधित मुख्य बातें बताइए। बच्चों को जब आप गिनती सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे उसी को बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। गिनती सिखाने संबंधित मुख्य बातें, हेडिंग डाल दीजिएगा, एक लाइन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने की कला यही होती है, बीटीसी में ज़्यादा लिखना नहीं होता है और फैक्ट लिखना होता है। आइए, पहला इसमें दिए गए हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहिए। बच्चा को पढ़ाने से पहले आप उनसे पूछिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए कि इनको नॉलेज कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, गिनती का पहाड़ा पहाड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जोड़ बताने जा रहे हैं तो गिनती आ रही है कि नहीं आ रही, उनसे पूछेंगे तो बताएंगे, तो पूर्व ज्ञान करना है। दूसरा है सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को मूर्त वस्तुओं की समझ है या नहीं। तो मूर्त वस्तुएं जानते ही हैं, जो वस्तुएं दिखाई दे उसे मूर्त कहते हैं, जो नहीं दिखाई दे उसे अमूर्त कहते हैं। तो बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जो चीजें दिखाई दे, जो उनके आसपास की चीजें हैं, जो जानता है बच्चा, उसी के अनुसार क्वेश्चन करना, उसी के अनुसार समझाना होता है। ठीक है। तीसरा है यदि बच्चा सीखने में रुचि नहीं ले रहा है तो कहानी, कविता या खेल द्वारा सिखाना चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो कोई न कोई गिनती सिखाने के लिए पेन का सहारा ले लीजिए, या कोई भी जो है लर्निंग मटेरियल ले लीजिए कोई। ठीक है, टीएलएम का प्रयोग कीजिए, उनको दिखाइए, समझाइए। चौथा है बच्चों के वस्तुओं को गिनने और अंक पहचानने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो वातावरण सही रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है बच्चे शांति से, आसानी से उनको फोकस कराना चाहिए, तो अच्छे से जो है ध्यान से देख करके सीख पाएंगे। पांचवा है गिनती सिखाते समय क्रमबद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मतलब गिनती सिखा रहे हैं तो उसको जो है क्रमबद्धता, मतलब एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, ऐसा नहीं 3 के बाद 8 हो गए, तो इसको जो है ध्यान देना चाहिए।
आगे प्रश्न संख्या 36 है, दहाई एवं सैकड़े का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दहाई जब 9 इकाई में एक इकाई जोड़ दी जाती है तो 10 इकाई या एक दहाई बनती है। ठीक है, इसी प्रकार 20 इकाई अर्थात 2 दहाई हो जाएगा। 20 दहाई का मतलब 20 हो जाएगा और 2 दहाई का मतलब 2 और 10 10 2 बार, तो 2 2 बार 10 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इकाई, दोनों बराबर हो जाएगा। 30 इकाई बराबर 3 दहाई, 40 इकाई बराबर 4 दहाई, 5 इकाई बराबर 5 दहाई कही जाती है। अतः 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 20 इकाई बराबर 2 दहाई और 40 इकाई बराबर 4 दहाई। तो सैकड़े के 3 अंकों का प्रथम संख्या 100 होती है जो 99 से एक अधिक होती है। जैसे 424 में 4 सैकड़ा है, 2 दहाई है और 4 इकाई है। उदाहरण 185 इक्वल टू 1 सैकड़ा प्लस 8 दहाई प्लस 5 इकाई। ठीक है, इसको कर देंगे। ये तो जो है रीजनिंग, ये सवाल जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसमें, सीटेट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आसानी से आप बना करके लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यही लिखने की, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 37 पूछा गया है, आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, जब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। एक आ गया, एक के बाद 2 आएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक एक से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 से बड़ा ही होना चाहिए, चाहे पॉइंट में ही आए। आगे जैसे संख्या 8, 10, 5, 3, 12 को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए छोटी संख्या 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, तो ये बढ़ते क्रम में गया है। ठीक है, तो आरोही क्रम का अर्थ घटता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही कहते हैं। ठीक है, अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, आरोही हो जाएगा। अब इसी का विपरीत कर दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा होगा वो आएगा, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जैसे मान लीजिए संख्या 5, 25, 48, 6, 10 को अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले 48 आ जाएगा बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी 25, फिर उससे छोटी 10, फिर उससे छोटी 6 और उससे छोटा 5। तो आरोही क्रम को छोटे से बड़े की ओर तथा अवरोही का क्रम जो है बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 38 है, शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा अनुलेख। अनुलेख किसे कहते हैं, किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। ठीक है, इसमें छात्र शिक्षक द्वारा लिखे गए आदर्श लेख को देखकर वैसे ही लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 में क्या होता है, क ख ग घ लिख दिया जाता है तो बच्चे देख करके लिखते हैं। ठीक है, तो उसे जो है अनुलेख कहेंगे, मतलब जो लिखा गया है उसको देख करके, नकल करके, अनुकरण करके लिखना है। आगे देखेंगे सुलेख क्या होता है। तो सुलेख का मतलब जानते ही हैं, सुंदर लेख से होता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। सुंदर लेख को सुलेख कहा जाता है। सुलेख से लिखावट सुंदर और स्पष्ट बनती है, जिससे पढ़ने वाला सरलता से और रुचि पूर्वक से पढ़ सके, अर्थात पढ़ लेगा अच्छे से। ठीक है, सुंदर राइटिंग में लिखा रहेगा। तो श्रुत लेख क्या होता है, श्रुत लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। इसमें सुंदर लेखन से अधिक भाषा की शुद्धता का महत्व होता है।
इसका उद्देश्य छात्रों की श्रवण शक्ति और भाषा की शुद्धता को विकसित करना होता है। ठीक है, ये श्रुतलेख जो होता है बच्चों को सुनने के लिए जो है सुनना और बच्चे सुन करके लिख पाएं उसको जो है ध्यान में रखते हुए श्रुतलेख उसको जो है श्रुतलेख कहेंगे। फिर बच्चा जो है सुने और सुन करके लिख पाए, कोई भी व्यक्ति सुने और सुन करके लिख पाए तो उसे श्रुतलेख कहेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, समानार्थी शब्दों का अर्थ या आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए अश्व के समानार्थी शब्द घोड़ा, घोटक, तुरंग, ठीक है, सैंधव आदि हो जाएगा। इच्छा के समानार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? तो इच्छा के जो समानार्थी शब्द होते हैं आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, मनोरथ। ठीक है, और इंद्र के समानार्थी शब्द होते हैं सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर आदि। सूर्य के समानार्थी शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंड। तो ये सभी जो है सूर्य के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 40, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या है? उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त अक्षरों की ध्वनियों का सही प्रयोग आता है। यदि हम विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक भाषा निरर्थक व प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब बोलना है तब नहीं बोलेंगे या आगे पीछे हो जाएगा शब्द तो उसका क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो लिखा गया है साथियों, मनोवैज्ञानिक कारण से क्या है, भय, क्रोध, संकोच, शीघ्रता, विलंब, ये जो है क्या दिक्कत करेंगे? तो शारीरिक दोष के कारण है ये सब, उच्चारण में दोष आ सकते हैं। अगर ये सभी हैं, भय है, संकोच है, शीघ्रता है, विलंब, तो ये सभी जो है शारीरिक दोष के कारण उच्चारण में दोष आ सकते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोष पूर्ण हो जाता है। ठीक है, शारीरिक कारण क्या होता है? कंठ, तालु, होठ, दांत आदि अंग में दोष के कारण है। ठीक है, अगर ये सभी दिक्कत और प्रॉब्लम है तो जो है भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं। तो साथियों 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सर्च करेंगे ज्ञान क्लासेस एकेडमी तो हम मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर लेकर के। धन्यवाद।